Hello everyone, welcome back to Learn करो क्लासेस. दिस इज़ अनुष्का योर मेंटोर एंड आज हम करेंगे बेटा सैम्पल पेपर सॉल्व करना है हमें साइकोलॉजी का. अब देखो यहाँ पे जिस तरीके से आपका पेपर आएगा बिल्कुल वही चीज़ है सैम्पल पेपर में. ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होंगे लेकिन एक आइडिया कि सेक्शन ए में, सेक्शन बी में एंड सी में कितना करना है, कितने मार्क्स का है, कौन सा सेक्शन, कितने क्वेश्चन में क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. देखो जब भी पेपर स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका टाइम पीरियड जो है वो 3 आवर्स है. मतलब आपको अपना पेपर जो है इन्हीं 3 घंटे में कंप्लीट करना होगा. एंड इसी के साथ साथ जो आप डिटेल्स फिल करोगे, अपने पेपर का सीक्वेंस चेक करना है, वो सब भी आपको इसी टाइम पीरियड में करना है. ध्यान से पढ़ना हर एक सेक्शन को कि कितने मार्क्स का है और कितना आपको किस सेक्शन में लिखना है. जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी तो वहाँ पे आपको दोनों अटेम्प्ट नहीं करने हैं. जो वहाँ पर चॉइस है वहाँ कोई एक करना है. सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 है ये किस में आएगा, आपका सेक्शन नंबर ए में आएगा, जो कि हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स. यानी कि हर एक सही सवाल पे आपको 1 नंबर जो है वो दिया जाएगा. देन आएगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 21 तक सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी. ठीक है, जहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे. अब अगर सवाल में ही आपको कहा जा रहा है कि आपको वेरी शॉर्ट करना है तो समझ सकते हो ना कि आंसर जो है वो आपका लिमिटेड एंड टू द पॉइंट होना ही चाहिए. यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स. यानी कि आप देखें 16 से 21 टोटल सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा. यानी कि आपका सेक्शन बी जो है वो टोटल 10 मार्क्स का है. देन आता है क्वेश्चन नंबर 22 से 24 जो कि आपका सेक्शन सी कहलाएगा और यहाँ आपको अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे. अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स जो हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मिलेगा. देन यहाँ देखो सेक्शन ए 1 मार्क कैरी कर रहा है, सेक्शन बी 2 मार्क्स, सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क कैरी कर रहा है. देन आएगा क्वेश्चन नंबर 25 से 28 सेक्शन डी. सेक्शन डी में देखें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा. और ये जो 4 मार्क्स हैं ये आपको तभी मिलेंगे जब आप आंसर करेक्ट लिखेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 29 से 30 बेसिकली आप देख सकते हैं 2 सवाल हैं सेक्शन ई में, लॉन्ग आंसर टाइप है एंड हर एक सवाल जो है वो 6 मार्क्स को कैरी करेगा. एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 31 to 34 जो कि आ जाएगा आपका सेक्शन एफ. ये जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे आपका केस बेस, यानी कि कोई पैराग्राफ दिया होगा एंड आपको उसे पढ़ के उसमें से आंसर करना है. केस बेस क्वेश्चन होंगे एंड यहाँ पे जो आप आंसर करेंगे ना, आपको हर एक आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और आपका आंसर जो है वो 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब क्या है कि आपको कम से कम 2 लाइनें लिखनी है और टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है. इसी के साथ हर एक आंसर जो आपका नहीं जाए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे 2 मार्क्स के, यानी कि आपके केस बेस में 1 मार्क क्वेश्चन भी है जो 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड यहाँ पे आपके सेक्शन एफ में केस बेस्ड क्वेश्चन में 2 मार्क क्वेश्चन भी है जहाँ आंसर आपका 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब अगर हम बात करें तो किस में कितना लिखना है, देखो हर जगह इन्होंने लिमिट दे रखी है. जैसे सेक्शन ए तो आपका हो गया एमसीक्यू, सेक्शन ए हो जाएगा आपका एमसीक्यू. अब एमसीक्यू में आपको बताया है, आपने स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना. ठीक है, एमसीक्यू में क्या करना है कि जो भी आंसर है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो यहाँ पे आप आगे उस ऑप्शन को लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है. देन सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आपने, हर एक सवाल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एंड क्लियर कट मेंशन है कि आपका आंसर जो है वो 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसका मतलब कि आपको कम से कम यहाँ 2 से 3 लाइन में आंसर जो है वो कंप्लीट करना है एंड टू द पॉइंट अपना आंसर आपको मेंशन करना है. देन आता है आपका सेक्शन सी.
सेक्शन सी, जहां हर एक सवाल के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ आपका आंसर 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपको कम से कम 4 से 6 लाइन जो है लिखनी ही लिखनी है। एंड जितना टू द पॉइंट लिखोगे, करेक्ट लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स जो है मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें करते हुए ना, जो आपको इंस्ट्रक्शंस बताए गए थे स्ट्रैटेजी वीडियो में, वो सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना है। नीट एंड क्लीन लिखना है, स्पेस देना है, लाइन डालना है, मार्जिन क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। देन आता है आपका सेक्शन नंबर डी। अब ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, वर्ड्स में तो अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हो कि 20 वर्ड में कितना लिखना है, 30 में कितना लिखना है, 40 में। लेकिन यहाँ तो समझते हो ना कि सेक्शन बी में 2 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं करना है। सेक्शन सी में आपको 4 से 6 से ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी है। इसी तरह सेक्शन नंबर डी में कितना दे रखा है, सेक्शन डी में आपको जो है 120 से ज़्यादा नहीं लिखना है, यानी कि आप कह सकते हो कि 10 to 12 लाइन्स आप लिख सकते हो। ठीक है, 10 to 12 बिल्कुल सेफ होगा। और टू द पॉइंट लिखना बेटा बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि कुछ भी लिख के आ गए और कुछ पे भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आंसर रिलेटेड होना चाहिए, सवाल जो दिया है उससे रिलेटेड ही आप लोग लिखेंगे। अच्छा, सेक्शन ई की अगर हम बात करें, सेक्शन ई में अगर आप देखें, हर एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स कैरी करता है। 6 मार्क्स कैरी करता है, आपको जो है वो 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आप एक रेंज मान सकते हो कि अगर आप सेक्शन नंबर डी में 60 के लिए आप सेक्शन नंबर सी में 60 के लिए आपको मैक्सिमम 6 लिखनी है, डी में आपको 120 वर्ड्स के लिए 12 लाइन लिखनी है, तो आप यहाँ सेक्शन ई में मान के चलना कि एटलीस्ट आप 15 to 18 लाइन्स मेंशन करके आ रहे हैं। और क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप है, अगेन मैं कहूँगी पॉइंट्स बना के लिखना और हेडिंग बना के लिख सको तो और ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका आंसर अलग से दिखे। ठीक, और एग्जामिनर को समझ आता है कि बच्चे ने पढ़ के लिखा है या फिर ऐसे ही कुछ लिख दिया है, उस हिसाब से आपकी जो है मार्किंग होती है। तो इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। देन आपका लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन एफ। अब अगर हम सेक्शन एफ की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, सेक्शन एफ में आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको यहाँ पे 2 मार्क क्वेश्चन भी मिलेगा। 1 मार्क भी है, 2 मार्क भी है। 1 मार्क में आपको लिखना नहीं है 20 वर्ड से ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ मिनिमम से मिनिमम आप 2 लाइनें तो लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। देन 2 मार्क्स में 30 में आप ऐसे कह सकते हो 3 to 4 लाइन्स आपको मेंशन करनी है। ठीक, तो ये आपका एक पैटर्न रहेगा। अब आप देख लो, 2 लाइनें लिखनी है, कहीं 10 लाइनें लिखनी है, तो इस हिसाब से 3 घंटे जो हैं वो सफिशेंट होंगे। अगर आप सवाल पढ़ते ही समझ गए, और कोशिश ये करना, कई बार पता है क्या होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, आपने सवाल पढ़ा और एकदम से लिखना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है आपको सवाल समझ में ना आया हो और आप गलत लिख रहे हो। तो ऐसे में करना क्या है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे। ठीक है, अब ये मत कहना कि हम तो पेपर ही 2 बार पढ़ते रह जाएंगे, ऐसे सारा टाइम चला जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगता। एक बार 1 लाइन की रीडिंग की, 1 या 2 लाइन का सवाल होता है, उसको 2 बार अगर पढ़ लोगे तो एक एक्यूरेट पता चल जाएगा ना कि ये पूछा गया है और ये मेंशन करना है। तो आपका टाइम बचेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उलझोगे नहीं, आंसर गलत भी नहीं होंगे। तो जितना करके आओगे ना, एक्यूरेट करके आओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, सैम्पल पेपर में किस तरीके के दिए होते हैं। अब देखो, सबसे पहले सेक्शन ए, आंसर करोगे आप अपनी आंसर शीट पे जो आपको बुकलेट दी जाएगी। सेक्शन ए में अब जैसे सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज ये शीट है आपके पास, वही चीज़, मार्जिन्स देखो 2 तरफ बनी होती हैं, तीसरी साइड खुद से ड्रॉ करोगे, और बहुत बड़ी नहीं, 2 फिंगर या 3 फिंगर का स्पेस लेके ड्रॉ कर दोगे। अब यहाँ पे शीट पे हेडिंग डालोगे सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगेन यहाँ सवाल पढ़ना है, सवाल उतारना नहीं है, आपको डायरेक्ट शीट में आंसर ही लिखना होगा। सो मोनिका हैज़ टू बी असेस्ड फॉर हर एबिलिटीज ऑफ क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल थिंकिंग। द टेस्ट टू बी used by psychologist will involve। अब देखो क्या है,
सवाल दे रखा है कि मोनिका जो है, मोनिका यहाँ पर अपनी एबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल थिंकिंग, अगर हम कहें इसको टेस्ट करना है, ठीक है, और ये साइकोलॉजिस्ट से करवाती है, तो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे किस पर्टिकुलर टेस्ट का यूज़ करेंगे ताकि मोनिका की एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल थिंकिंग को असिस्ट किया जा सके। ऑप्शंस देखो क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, एंड डी दे रखा है मेमोरी एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो सबसे पहले सवाल पढ़ के समझ आना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या गया है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के थ्रू पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट को कौन सा टेस्ट करना चाहिए सो दैट मोनिका की जो एबिलिटी है, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग एबिलिटी है, इसका पता लगाया जा सके। सो अगर आप देखेंगे तो ये जो टेस्ट है, यहाँ पे कौन सा टेस्ट करेंगे, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे। अब ये ऐसा है कि आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है, आपको पता होगा, आपके सिलेबस का पार्ट है, ये आपको आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन एमसीक्यू आसान होते हैं, बहुत टिपिकल नहीं है। तो अब क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने लिखा बी। अब बी लिखने के साथ साथ ना आगे आप लोगों को मेंशन करना है दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इस तरीके से करते चलोगे, और देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये था 1 मार्क का क्वेश्चन। आपने यहाँ पे ऑप्शन मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पे लिख भी दिया, तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स जाने के चांसेस है वो बिल्कुल 0 हो जाएंगे, एंड करेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये आपको पढ़ोगे ना, जब थ्योरी पढ़ते हो, सिलेबस कवर करोगे अपना, आराम से चीज़ें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा टिपिकल एमसीक्यू नहीं आते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फॉर्मल असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन चूज द स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर फॉर्मल असेसमेंट। आपको गिवन ऑप्शंस में से स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग फॉर्मल असेसमेंट। पहला क्या दे रखा है, फॉर्मल असेसमेंट यूज सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे दे रखा है, फॉर्मल असेसमेंट के लिए यहाँ पे यूज करते हैं सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज ऑलवेज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। थर्ड दे रखा है, बेस्ड ऑन असेसमेंट प्रिडिक्शन एंड बिहेवियर कैन बी मेड। एंड फोर्थ है, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम वन असेसर टू अनदर। मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल, एंड जो असेसर है यानी कि जो टेस्ट कर रहा है उससे भी, पर्सन के बदलने से भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आंसर जो करना है वो इन 4 में से नहीं करना है, ध्यान रखना, आंसर आपको इन 4 ऑप्शंस में से करना है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, अब ऑप्शंस देख के समझ आ रहा होगा कि कोई 2 स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी हैं। जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है कि 2 ऑप्शंस हैं हर एक ऑप्शन के अंदर। सो ए में दे रखा है सेकेंड एंड थर्ड, बी में दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी दे रखा है यहाँ थर्ड एंड फोर्थ। तो ट्राई करो करेक्ट आंसर करने का क्या हो जाएगा। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग फॉर्मल असेसमेंट। यहाँ देखो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी होगा या फिर डी होगा। अब ये चीज़ें जब होती हैं जब आपने थ्योरी डीप पढ़ा हो, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, तभी तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो अगर आप देखें इस अकॉर्डिंग क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर सी में 2 स्टेटमेंट के बारे में बात किया गया है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब फॉर्मल असेसमेंट जो है ना, यहाँ पे आप कोई भी अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते रैंडमली, कोई भी रैंडमली प्रोसीजर यूज़ नहीं कर सकते, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर ही यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद आ जाती है थर्ड स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट होगी, यानी कि यहाँ पे असेसमेंट, प्रिडिक्शन और बिहेवियर इसको भी कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड अगेन यहाँ पे जब आप आंसर करेंगे, आंसर करने के लिए जैसे सेक्शन ए लिखा था, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डालिए,
सिमिलरली सेकेंड भी फिल करोगे, थर्ड भी फिल करोगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्यास एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द कॉलेज ऑफ हर चॉइस गॉट रिजेक्टेड. पहली लाइन दे रखी है कि अनन्या को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था वहाँ उसका एडमिशन रिजेक्ट हो गया. ठीक. सो व्हेन talking about the admission to the college with others, she tells everyone that she was never interested in studying in that college. Identify the defense mechanism used by Ananya. देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनन्या को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था, यानी कि वो उस कॉलेज में जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया, एडमिशन कैंसिल हो गया. लेकिन जब भी वो दूसरों से बात करती है इस बारे में कि कोई उससे पूछता है कि आपका एडमिशन उस कॉलेज में क्यों नहीं हुआ, तब वो कहती है कि वो उस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ उसने एडमिशन नहीं लिया. तो एक तरीके से करना तो चाहती है लेकिन सबको बता नहीं रही है कि वो क्या एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहती थी. तो एक तरीके से प्रोटेक्ट करना हो गया कि अब कोई ये बात नहीं करेगा कि अनन्या का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन सब ये कह सकते हैं कि अनन्या को खुद ही एडमिशन वहाँ नहीं लेना था. तो ये डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके का आता है? ऑप्शन ए दे रखा है रिप्रेशन, बी दे रखा है रिएक्शन फॉर्मेशन, सी दे रखा है डिनायल एंड डी है यहाँ रैशनलाइजेशन. सो बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब एडमिशन तो उसे लेना था, अब उसका एडमिशन नहीं हुआ तो उसने बोल दिया कि भाई मुझे वहाँ एडमिशन चाहिए ही नहीं था. तो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ ना कि अपने आप को बचा लिया कि कोई इस क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा कि अनन्या का एडमिशन पर्टिकुलर कॉलेज में क्यों नहीं हुआ. तो ये कहलाता है बेटा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका रैशनलाइजेशन. ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, कि आप जो करना चाहते थे और नहीं हो पाया तो आपने कोई एक रीज़न ऐसा दे दिया जिससे आप एक सेफ जोन में आ जाओ. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आता है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है डैश इज अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस. दे रखा है डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट हुई, देन उसके हिसाब से किसी एक इंडिविजुअल ने रिएक्शन दिया. ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है पॉजिटिव रिएक्शन, बी दे रखा है कॉपिंग, सी दे रखा है कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एंड डी है मेडिटेशन. अब एक सोचने वाली बात कि डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन है, अगर हुआ है, ठीक है, तो वहाँ कोई मेडिटेशन तो परफॉर्म करने से रहा. ठीक, तो ऐसे पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें डायनेमिक सिचुएशन, तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ स्ट्रेस से बचने के लिए या स्ट्रेस को डील करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि उस सिचुएशन में आप एडजस्ट करने का कोशिश करें, अडेप्ट करने का कोशिश करें. तो ये तरीका आ जाएगा कॉपिंग, उसके हिसाब से आप एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं. सो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Ritik used imaginary and imagination to reduce his stress level. Identify the technique being used by Ritik. So generally like होता है ना, कोई किसी चीज़ को लेके परेशान है तो उसी में एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक ऋतिक नाम का लड़का है जो कि स्ट्रेस कंडीशन से बचने के लिए अपने आप को एक बेटर प्लेस पे, बेटर सिचुएशंस पर इमेजिन करता है. तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है रिलैक्स्ड विजुअलाइजेशन, बी दे रखा है मेडिटेशन, सी है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड डी है इमेजिनेशन एंड रिलैक्सेशन. सो अगर आपने पढ़ा है इसको और ढंग से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे ना, वो खुद से इमेजिन करता है खुद को एक बेटर प्लेस पे, बेटर कंडीशन में. सो ये किसके अंदर आना चाहिए? तो यहाँ पे हम इसे कंसीडर करेंगे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में. सो फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. असर्शन रीज़न आते हैं लेकिन असर्शन रीज़न ना बहुत आसान आते हैं, तो ये मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है या नहीं हो पाएंगे. इजी क्वेश्चंस होते हैं और आराम से पढ़ने पे हो जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही असर्शन रीज़न देखते ही ऐसा लगता है कि ये तो होगा ही नहीं और इसको करके आप टाइम वेस्ट करें. तो बेटर क्या है कि स्टार्टिंग में टफ लगता है, छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ. लास्ट में टाइम बचेगा, 15-20 मिनट रखोगे, आके फिर अटेम्प्ट करना, तब ये क्वेश्चन हो सकता है. सो क्वेश्चन दे रखा है, असर्शन है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस दैट वी जनरेट आवर सेल्फ इन आवर माइंड. ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है
जो हम चीज़ों को खुद से सोच कर एनालाइज कर कर जनरेट करते हैं। रीज़न दे रखा है द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन आवर साइकोलॉजिकल बीइंग। आप खुद सोचो कि जब भी आप कभी जाते हैं ना किसी डॉक्टर के पास, हमेशा वो आपको क्या कहते हैं कि स्ट्रेस कम लीजिए। जनरली जिस हिसाब से लाइफस्टाइल हो गया है, ये चीज़ काफ़ी कॉमन सुनने में आती है। लेकिन देखो ये वाला रीज़न क्या कह रहा है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता, साइकोलॉजिकल बीइंग पे इम्पैक्ट नहीं करता है। सो रीज़न आपको गलत लग रहा है, लेकिन हाँ असर्शन की अगर हम बात करें, असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसा आप जर्नली सुनते हो कि ओवरथिंकर्स जो हैं वो ऐसी सिचुएशंस भी इमेजिन करके खुद को स्ट्रेस दे के रखते हैं जो सिचुएशन शायद कभी आनी ही नहीं है, रियलिटी में एग्जिस्ट ना ही करे। सो यहाँ पे आंसर देखो क्या हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी दे रखा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड डी दे रखा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो असर्शन तो सही दे रखा है, रीजन गलत दे रखा है, लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यहाँ आप कहेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ ज़्यादा सही होगा। क्योंकि देखो ऑप्शन ए में दे रखा है बोथ आर ट्रू, बी में दे रखा है बोथ आर ट्रू। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन से मतलब ही नहीं है दोनों ऑप्शंस अगर आप देख लें, लेकिन सिर्फ सी दे रखा है जहाँ पे बोल रहा है असर्शन ट्रू है एंड रीजन जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वाइल पासिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑन हर वे टू द ऑफिस एवरी डे, जया फील्स people are spying on her and police are chasing her. Identify the type of delusions Jaya is experiencing. मतलब सिंपल सा है कि जया जब ऑफिस जाती है तो कुछ लोग उसके बारे में बात करते हैं, पुलिस उसको चेस करती है, तो किस तरीके की कंडीशन जया जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है। ऑप्शन ए बी सी में से देखो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन ए दे रखा है प्रेसिक्यूशन, बी है कंट्रोल, सी दे रखा है रेफरेंस। सो अगर आप ध्यान देंगे ये कैसी कंडीशन है कि लोग एक इंडिविजुअल के बारे में बुरा कह रहे हैं, उसको बैड फील करवा रहे हैं, गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये आता है हमारे पास प्रेसिक्यूशन में। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है सोनाली स्पेंड आवर्स रीडिंग अबाउट हर फेवरेट एक्टर। एक लड़की है जिसका नाम है सोनाली एंड वो अपने फेवरेट एक्टर के बारे में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो स्पेंड करती है। सो शी इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद थिंकिंग एंड रिसर्चिंग अबाउट हिम एंड व्हेन आस्क्ड टू स्टडी शी गेट वायलेंट। देखो क्या है कि सोनाली जो है वो अपने फेवरेट एक्टर के बारे में पढ़ती रहती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती है, लेकिन जब उसे एक्टर के बारे में पढ़ने के अलावा कहा जाता है कि अपना जो एकेडमिक है आप उसे भी पढ़िए, तो वो अच्छे से बिहेव नहीं करती, वॉयलेंट हो जाती है। सो टू डायग्नोज हर डिसऑर्डर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वुड नीड टू नो। तो ऐसे में अगर डिसऑर्डर पता लगाना है कि क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसा क्यों करती है सोनाली, तो फिर साइकोलॉजिस्ट जो है उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है द नंबर ऑफ आवर्स शी स्पेंड स्टडिंग अबाउट द एक्टर ईच डे। साइकोलॉजिस्ट जो है वो देखे कि हर दिन सोनाली कितना घंटा एक पर्टिकुलर एक्टर के बारे में पढ़ती है। बी दे रखा है द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन शेयरिंग हर इंटरेस्ट इन द एक्टर, कि यहाँ पे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट रखती है सोनाली उस पर्टिकुलर एक्टर को पढ़ने के लिए। सी दे रखा है वेदर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स शेयर हर इंटरेस्ट इन द एक्टर एंड डी है वेदर शी इज डिसफंक्शनल एंड शोइंग साइंस ऑफ डिसस्ट्रेस। सो यहाँ सिंपल अगर आप देखें, देखो पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अकेडमिक पढ़ने से प्रॉब्लम है। मतलब एक तरीके से खुद को बचाने का तरीका, या आप कह लो कि जो इम्पोर्टेंट काम है उसको अवॉइड करके कुछ अननेसेसरी चीज़ में खुद को बिजी दिखाना। तो एक तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि सोनाली जो है वो डिसफंक्शनल है एंड कहीं ना कहीं ये साइंस जो हैं वो डिसस्ट्रेस के हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश करती है ताकि उसको एकेडमिक से कैसे ना कैसे बचाया जा सके।
Okay, question number 9. Which of the following statement are true about the diathesis stress model? आपको ये मॉडल पढ़ाया गया है ना, आपको बताना है इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट करेक्ट गिवन है। अब देखो ऑप्शंस ये हैं ए बी सी डी एंड यहाँ पे ये चार आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अब इतना तो क्लियर कट दिख रहा है कि दो स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है, दोनों आपको दिख रही हैं। सो स्टेटमेंट देखते हैं क्या दे रखा है। अ vulnerability factor and presence of pathogenic stressor result in psychological disorder. Second है the presence of biological aberrations is enough to develop a psychological disorder. Third है the presence of only pathogenic stressor may lead to psychopathology. And fourth है the diathesis and stressor lead to the development of psychological disorder. So अगर आप देखें ये जो थ्योरी है ना स्ट्रेस मॉडल है, ये बेसिकली रिलेटेड है विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंड यहाँ पर जो ऑप्शंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट या कहूँ ज़्यादा स्टेटमेंट रिलेटेड हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है ऑप्शन ए बी सी डी में से। सो ए दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी दे रखा है सेकेंड एंड थर्ड, सी है थर्ड एंड फोर्थ एंड डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। सो अगर आपने ये मॉडल अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको वहाँ पे क्लियर कट दिखेगा कि ये डिसऑर्डर से रिलेटेड है। अब स्टेटमेंट देखेंगे, हर एक में डिसऑर्डर के बारे में बात की हुई है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, द वेनरेबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट क्या रिलेटेड लग रही है आपको? थोड़ा सा ध्यान करो, जो आपने पढ़ा है क्या ये उससे रिलेटेड है? सो पहली स्टेटमेंट जो है ऑफ कोर्स रिलेटेड है इस पर्टिकुलर थ्योरी से। एंड इसके अलावा अगर आप देखें सो ये जो डायस्थीसिस एंड स्ट्रेसर ये क्या करते हैं, ये ना एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी विद दिस मॉडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Harpreet's mother ignore her when she throws tantrums and if asked to keep her room tidy. However, she appreciates Harpreet when she arrange her toy after playtime. The method being used is known as. देखो बहुत सिंपल सा है, आपको सिंपल मेथड के बारे में बताना है कि हरप्रीत की मदर जो है वो कौन सा मेथड यूज़ कर रही है। दो केस दे रखे हैं। पहला केस देखो क्या है, केस 1 है कि जब हरप्रीत यहाँ पे किसी चीज़ को लेके टैंट्रम थ्रो करती है तो मदर जो है वो इग्नोर करती है, मतलब उसको ना डांटना ना उसको समझाना, जस्ट इग्नोर करना, ठीक है। और वहीं सेकंड केस क्या दे रखा है कि सेकंड केस में जब हरप्रीत अपने रूम को टाइडी रखती है, बिल्कुल साफ सुथरा रखती है, तो मदर जो है वो अप्रिशिएट करती है, मदर जो है वो अप्रिशिएट करती है। तो आपको बताना है कि दोनों केसेस में हरप्रीत है और मदर है, लेकिन यहाँ कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही है मदर, सो दैट यहाँ पे हरप्रीत को एक केस में वो अप्रिशिएट करती हैं और दूसरे में कुछ भी नहीं कहती, इग्नोर कर देती हैं। सो एक दे रखा है ऑप्शन पॉजिटिव एंड बी दे रखा है नेगेटिव एंड सी है डिफरेंशियल एंड डी इज मॉडलिंग। सो एक तरह से देखो कि जब वो कुछ टेंट्रम थ्रो किया, इग्नोर कर दिया, कोई रिएक्शन नहीं था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, जस्ट इग्नोर किया, तो ये तो आप हटा दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि जब यहाँ पर, अच्छा एक सेकेंड अभी रुक जाओ, जब यहाँ पर उसने कुछ अच्छा काम किया तो मदर ने उसको अप्रिशिएट किया, ठीक है। जब अप्रिशिएट किया, अब एक देख सकते हो कि वो डांट भी सकती थी कुछ गलत काम के लिए, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट करना ज़्यादा सही समझा, तो ये एक तरीके से पार्शियलिटी नहीं होगी, मदर ने डिफ्रेंशिएट किया कि मुझे अच्छी चीज़ के लिए ही बोलना है एंड टेंट्रम्स वगैरह के लिए मुझे इग्नोर करना है। तो एक तरीके से आप यही कहेंगे कि ये डिफरेंशियल मेथड हुआ, डिफरेंशियल तरीका हुआ कि पॉजिटिव चीज़ को अप्रिशिएट किया गया
और ये एक तरीका बेस्ट भी है इस तरीके से कि जब आप किसी बच्चे को उसके सही कामों के लिए उसको अप्रिशिएट करते हो तो एक मेंटालिटी भी बच्चे में डेवलप होती है कि हमेशा सही ही करना है ताकि लोग अप्रिशिएट करें, वो नेगेटिव की तरफ जाने से बचता है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, द सेंट्रलिटी ऑफ एन एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है सेंट्रलिटी ऑफ एटीट्यूड क्या रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए देखो, अ पर्सन्स डिग्री ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट। बी दे रखा है whether an attitude is positive or negative towards an attitude object. C है the extent to which an attitude would influence the other attitude in system. And D दे रखा है the attitude resistant to change. एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है ना सेंट्रलिटी ऑफ एन एटीट्यूड, ये सिंपल इतना है कि जो एक आप कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंडिविजुअल है, जिस तरीके से किसी काम को लेके वो इंडिविजुअल एटीट्यूड रखता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके टीममेट्स भी वैसे ही काम करेंगे। सो आप कह सकते हो कि ये सेंट्रलिटी ऑफ एटीट्यूड एक ऐसा तरीका है कि जैसा एटीट्यूड आप रखेंगे आपकी सराउंडिंग के इंडिविजुअल भी उससे इन्फ्लुएंस होंगे एंड वो भी बिल्कुल सिमिलर एटीट्यूड रखने की कोशिश करेंगे। सो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें, so attitude would influence the other attitude in the system. सिस्टम इन द सेंस कि आप एक टीम मान लीजिए और उस टीम में जिस तरीके का उस टीम लीडर का एटीट्यूड रहेगा, बिहेवियर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वैसा ही उसके टीम मेंबर पे भी उसका इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब ध्यान रखना सेक्शन नंबर ए में टोटल 15 क्वेश्चन करने और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ही जो आपका सेक्शन ए करोगे ना तो पहली शीट तक आपके आंसर जो है वो आ जाने चाहिए और आ जाएंगे अच्छे से। अब सेक्शन ए करते समय गैप छोड़ना है आपको एक एक लाइन का, लेकिन मार्जिन क्रिएट मत करना सेक्शन ए में, वो बहुत अजीब सा लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। सचिन बिलीव्स दैट वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो, एक सचिन नाम का लड़का है जो मानता है कि हर एक इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। सो बिलीफ है ऑप्शन नंबर ए, बी दे रखा है कॉग्निशन, सी है वैल्यू एंड डी है स्टीरियोटाइप। अब आप कहेंगे कि ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, क्योंकि देखो कोई एक ऐसी बुरी आदत नहीं है जिसको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि नहीं आपको फॉलो करना ही करना है, ऐसा नहीं है। सच बोलना बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन आज के समय में बहुत कम ही लोग ये रखते हैं, लेकिन स्टिल कुछ हैं ऐसे जो अपनी बात कहना जानते हैं, जिन्हें अपनी बात रखने में कोई डर नहीं लगता। सो एक तरीके से जैसे सच बोलना हो गया, ऑनेस्टी से काम करना हो गया, ये सब कुछ किस में आ जाएंगी, ये सब कुछ आ जाएंगी वैल्यूज़ में। अगर किसी इंडिविजुअल में इन चीज़ों को लेके वैल्यू है तो वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा, एंड इफ सम वन कोई ऐसा है जिसमें नहीं है, ठीक है, तो वो कंडीशंस के हिसाब से बदलेगा कि यहाँ पे मुझे सच बोलना या झूठ बोलना फ़ायदा करेगा, तो उस सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को डायरेक्ट करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा सी। देन आते हैं हम 13 अगेन असर्शन रीज़न। अगेन कह रही हूँ कि अगर पेपर करते समय असर्शन रीज़न टफ लगते हैं, छोड़ के आगे बढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना। बाद में जब पेपर कंप्लीट कर लो फिर आके असर्शन रीज़न करना, हो जाएंगे, टिपिकल नहीं होते हैं, आराम से कर सकते हो। सो असर्शन है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस थ्योरी टू एलिमेंट ऑफ एन एटीट्यूड सिस्टम मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। देखो बैलेंस थ्योरी कहती है कि जो दो, आप कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड सिस्टम के बेसिक 2 एलिमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दो एटीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 2 एलिमेंट, ठीक है। रीजन दे रखा है ना, एटीट्यूड सिस्टम रिक्वायर लॉजिकल कंसिस्टेंसी एल्स इट विल लीड टू मेंटल डिस्कम्फर्ट। सो एटीट्यूड सिस्टम जो है एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और अगर ऐसा नहीं होता सो मेंटल डिस्कम्फर्ट जो है वो देखने को मिलता है। सो ऑप्शंस देख लो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी दे रखा है assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of A. C है assertion is true but reason is
फॉल्स एंड डी है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो काफ़ी सिंपल है, सीधा सा क्वेश्चन था, पढ़ी है आराम से कर जाओगे। असर्शन रीजन दोनों सही हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यहाँ और कुछ नहीं था। आता है तो करोगे, नहीं आता है तो नहीं करोगे, सिंपल क्वेश्चन था। एंड यहाँ पे इसलिए देख लो ज़्यादा कुछ नहीं था, रिलेटेड भी था, असर्शन रीजन रिलेट भी करता हुआ तो यहाँ ना ज़्यादा सोचना ना परेशान होना, सिंपल अटेम्प्ट आप कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ पीपल प्रेजेंट एट अ प्लेस बाय चांस इज कॉल्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इकट्ठा हुए हैं एक जगह पे, कलेक्शन ऑफ पीपल हुआ है, वो किसी मोटिव से हुआ है, रैंडमली हो गया, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर आप कहें कि कुछ फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज था, कुछ ऑर्गेनाइज था जिस कारण ये इकट्ठे हुए हैं। सो क्या कहलाएंगे? टीम, ऑडियंस, मॉब एंड क्राउड। बाय चांस इकट्ठे हुए हैं, बाय चांस आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे मॉर्निंग में सभी लोग अपने अपने काम पे जाते हैं, रैंडमली किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, बाय चांस क्राउड जो है वो क्रिएट हो गया, तो क्या कहलाता है? क्राउड बोलते हैं। जिसका कोई मोटिव नहीं है, जिसको वहाँ जाना नहीं था, लेकिन स्टिल एक समय के लिए, एक टाइम के लिए एक जगह प्रेजेंट हो गए। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका सेक्शन ए का लास्ट है। इसके बाद स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर बी, जहाँ पे आपको आंसर, मैंने आपको बताया कि एक लिमिटेड लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको कम से कम कितनी लाइंस जो हैं वो लिखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फॉर्मल ग्रुप। अब देख लो फॉर्मल ग्रुप का क्या फीचर नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं काम करने जा रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से एक फॉर्मल ग्रुप, लाइक आप कह सकते हैं किसी एक टास्क के लिए साथ में आए हैं कुछ इंडिविजुअल्स, आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, तो ये बनते हैं कुछ फॉर्मल ग्रुप। सो ऑप्शन ए दे रखा है, फंक्शंस आर स्टेटेड एंड फॉर्मली। बी दे रखा है, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन रूल एंड लॉज। सी है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। एंड डी, मेंबर्स हैव डेफिनेट रोल्स। अगर आप देखें, देखो किसी भी ग्रुप में कोई भी अगर एक इंडिविजुअल आया है, मतलब एक टीम क्रिएट हुई है, तो उस टीम के अंदर एक इंडिविजुअल का एक रोल तो होगा कि इस काम के लिए इस इंडिविजुअल को रखा गया है, ठीक है। यानी कि ये तो फीचर हुआ ना, आपको बताना है कि फीचर नहीं है, फीचर नहीं है। अब देखो अगर कुछ लोग आए हैं और मिलके एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस टास्क को करने के लिए कुछ रूल्स एंड कुछ लॉज भी होने चाहिए। कोई भी इंसान रैंडमली कोई भी काम करेगा तो कभी भी टास्क कंप्लीट नहीं होगा। एक बैलेंस होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए कि हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को पता हो कि ये टास्क में इतना पर्टिकुलर एरिया मुझे कवर करना है। नेक्स्ट इज दे रखा है, ऑफकोर्स फॉर्मली ही किया जाएगा, लेकिन हाँ ये जो ग्रुप इकट्ठा होता है, फॉर्मल ग्रुप बनता है, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके बीच में पहले से ही कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि समय के साथ काम करते करते एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में एक क्लोज रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए मेंबर्स में, जिसके कारण अगर ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी को एंड जो टास्क है उसको इसका बैड इम्पैक्ट जो है वो झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। सो देखो अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी से सारे आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे आपको आता है तभी आप लोग लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। अब देखो सेक्शन बी है, आपको पता है हर एक सवाल कितना कैरी करता है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको बताया भी था कि भाई कम से कम आप यहाँ पे 2 लाइनें तो लिखोगे, 2 से 3 लाइनें तो आपको लिखनी है, ठीक है। और अब ध्यान देना, सेक्शन बी स्टार्ट करोगे अपनी आंसर बुकलेट पे अगले पेज से करोगे। सेक्शन ए को करते हुए सेकंड पेज तक आ गए तो इस पेज छोड़ दो, अगले पेज पे जाओ, सेक्शन बी स्टार्ट करो, ठीक। मैंने आपको बोला था कि इंटरनल चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस में आपको सेलेक्ट करना है कि आप ये क्वेश्चन करेंगे या ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी
आपको जहाँ चॉइस नहीं है वहाँ सीक्वेंस डालते जाइए एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ल्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। या तो आपको इस क्वेश्चन को करना है या फिर आपको करना है इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इन दोनों में से कोई एक करोगे। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चन नंबर 16 तो ठीक है हमने डाल दिया अपनी आंसर बुकलेट में, अब कैसे पता चलेगा कि मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ इसके बारे में। अब 1-2 मत कर देना इसे करने का तरीका कि जब आप लिख रहे हैं सो या तो आप लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, या फिर आपने ये नहीं करना है, नेक्स्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर 16 डालो और हेडिंग डाल दो इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर अपना आंसर जो है वो स्टार्ट करना। तो एक तरीके से जो आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जामिनर को, या आप भी गलती कर सकते हो कि कैसे लिखूं कैसे ना लिखूं, जो भी कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 16 एंड हेडिंग, देन अपना आंसर आप स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ अगर आप ध्यान दें, सो चार्ल्स का कॉन्सेप्ट क्या था इंटेलिजेंस का, सिंपल थ्योरी है, सेट दैट इंटेलिजेंस जो है वो 2 जर्नल फैक्टर से मिलकर बनी होती है। एक फैक्टर जो आप कहें कि हर एक इंडिविजुअल के पास है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 फैक्टर से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक फैक्टर है जर्नल फैक्टर, हर एक के पास होगा, और एक होगा स्पेसिफिक फैक्टर। तो इन्होंने बोला एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। अब सेकेंड की बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ऑफकोर्स देखो अगर कोई इंडिविजुअल के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है एंड वो सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एक एक्यूरेट अप्रेजल के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, एंड कब किस कंडीशन में कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है ये चीज़ें समझ आएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ऐसे समझो कि जैसे अगर आप कहीं किसी इंडिविजुअल की बर्थडे पार्टी में गए हैं तो जाहिर है वहाँ आपको खुश रहना है, वहाँ आप रो के तो नहीं आ सकते, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको जगह के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, The phenomena of student-teacher interaction in a classroom can be easily studied by psychologists. Critically evaluate the assessment method that will be used here. देखो क्या फिनोमेना है कि एक क्लासरूम है जहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन स्टडी करना है। कौन पढ़ रहा है? साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा। तो अगर आप देखें कि एक जगह क्लासरूम में टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट देख रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट उस क्लास में जाके नहीं बैठा, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर है। तो ये मेथड, असेसमेंट मेथड ही तो पूछ रहे हैं कि कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगर साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है तो मेथड कौन सा हो गया? ऑब्जर्वेशन मेथड हो जाएगा, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, organized, objective procedure to record behavior phenomena occurring naturally in real time. साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन मेथड ही क्यों यूज़ कर रहा है? ताकि एक्चुअल में क्लास के अंदर स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन कैसा है उसको रियल टाइम में पढ़ सके, देख सके कि उसकी प्रेजेंस में एंड उसकी एब्सेंस में इंटरेक्शन जो है वो ज़रा भी नहीं बदलता। सो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर आपने 17 किया, ठीक है, 2 लाइन में आंसर था, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन में आंसर आपको ख़त्म करना है। नेक्स्ट आता है सेल्फ एस्टीम शोज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर एवरीडे बिहेवियर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको बताना है कि जिस इंडिविजुअल की सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग होती है उसका हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से बताओ। जैसे एक सिंपल सा 5 ग्रुप है ऐसे समझो कि 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। उसमें
एक इंडिविजुअल ऐसा है जो कह रहा है कि भाई मैं बैटिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, तो आप बाकी 5 में से एक ने बोल दिया मेरी बैटिंग अच्छी है, बाकी 4 क्या करेंगे कि चल यार ये बोल रहा है इसको दे दे। मतलब उस इंडिविजुअल को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तभी तो उसने कहा कि भाई मेरी बैटिंग अच्छी है। तो यही होता है सेल्फ स्टीम में। अगर ऐसा समझो कि कोई एक इंडिविजुअल खुद को कैपेबल समझता है ना कहीं वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। सो ये एक ऐसा केस था, जर्नल क्वेश्चन था। सेल्फ स्टीम पता है क्या है? कोई सा भी एग्जांपल डाल दो, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है कि ऐसे बच्चे जिनकी एकेडमिक सेल्फ स्टीम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है स्कूल में, so children with high academic self-esteem perform better in schools than those with low academic ones, and high social self-esteem students are like to be their peers. So सीधी सी बात है, जिसको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ वो ऑफकोर्स अच्छा करेगा। जिसको अपने में थोड़ी बहुत कमी लगती है तो कहीं ना कहीं वो उसका बैड इम्पैक्ट जो है वो झेलेगा। ओके 19 आता है। रमेश इज एडमिटेड टू अ रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एल्कोहल एडिक्शन। जो होते हैं ना नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ पे रमेश को एडमिट करवाया ताकि जो एल्कोहल एडिक्शन है रमेश का वो ख़त्म हो जाए, छूट जाए। हिज ट्रीटमेंट इंक्लूड गिविंग हिम अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक एवरी टाइम ही इज़ मेड टू स्मेल द एल्कोहल। अब क्या होता है कि जिस भी समय पे जब भी रमेश अल्कोहल को स्मेल करता है, उसके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है कि जब भी वो अल्कोहल को स्मेल करेगा उसे एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। सो आपको यहाँ पे बताना है नेम एंड डिस्क्राइब थेरेपी बीइंग यूज, किस तरीके की थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप देखें कि जब भी अल्कोहल को स्मेल करेगा रमेश, तभी उसे एक माइल्ड शॉक दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक देना मतलब पेन, है ना। और अगर आप देखें तो यहाँ स्मेल को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? स्मेल को यहाँ पेन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जब कभी रमेश को कोई ऑफ़र करेगा अल्कोहल, तो रमेश को एकदम से याद आएगा कि इसी चीज़ की वजह से उसने पेन जो है वो झेला है और वो सेम दर्द उसको महसूस होगा, उस कंडीशन में होगा। तो मेथड थोड़ा आइडिया लगा। सो एक किस तरीके का तरीका, इसे हम क्या कहेंगे? एवर्सिव कंडीशनिंग। मतलब रिलेट कर दिया दो सिचुएशन को कि जब भी अल्कोहल की स्मेल की याद आएगी, अल्कोहल की स्मेल इन फ्यूचर कभी करता है, तो उसको वो पेन भी साथ साथ याद आएगा, वो पेन भी फील होगा। ठीक है। सो इट रेफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स with an aversive consequence. With repeated pairing, the smell of alcohol become aversive as pain of shock is associated with it and person will give up alcohol. तो जब पेन एंड स्मेल कनेक्ट हो गया, तो जब भी स्मेल करने की इच्छा होगी तो उसके साथ साथ याद आएगा वो पेन उससे कनेक्टेड, तो इंडिविजुअल उससे खुद को हटाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या दे रखा है? यू ऑडिशन फॉर द स्कूल प्ले बट डिड नॉट गेट सेलेक्टेड। ठीक है, आपने एक स्कूल प्ले के लिए ऑडिशन दिया लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए। एंड यूजिंग एलिस फ्रेमवर्क सजेस्ट टू कॉन्ट्रास्टिंग इंटरप्रिटेशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंस। अब आपको ना ये बिल्कुल ऐसे समझना है कि जैसे कोई एक काम था जो आप बहुत समय से करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वो नहीं हुआ। अब आप इसे दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप कहोगे कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, या आप ऐसे भी ले सकते हो कि शायद मैं इतना एफिशिएंट नहीं हूँ इस समय इस काम को लेने के लिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए ताकि फर्दर जब ये चीज़ आए तो मैं उसे अचीव कर सकूँ। ठीक है, तो दो तरीके के कॉन्सिक्वेंस हो गए ना। पहले में तो ये डाल दिया कि आज तो मेरा दिन खराब था, आज मेरी किस्मत खराब थी, नहीं हुआ। लेकिन सेकंड ये भी था कि मेरी मेहनत में कमी होगी, शायद इसलिए नहीं हुआ, मुझे अपनी मेहनत बढ़ानी चाहिए, मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। सो इंटरप्रिटेशन 1, कॉन्सिक्वेंस मान लिया और आई एम नॉट गुड इनफ, दुख हो गया, उदास हो गया कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। लेकिन सेकंड में क्या हो सकता है? सेकंड कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि मैं अगर सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है ताकि अगली कंडीशन में मेरे साथ ऐसा ना हो। तो ये वही चीज़ हो गई जैसे एक सिचुएशन को आप पॉजिटिव लें और एक सिचुएशन को आप नेगेटिव लें।
अगर पॉजिटिव ले रहे हो, मेहनत करते चले जाओगे ना, अचीव भी कर लोगे एक दिन। और अगर नेगेटिव ले रहे हो तो जो हिम्मत है ना काम करने की वो भी नहीं रहेगी, और साथ साथ मन भी नहीं किया करेगा किसी टास्क को कंप्लीट करने का। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन थे, 16 to 21। ध्यान रखना, अब ऐसा भी ना हो कि एकदम से सेक्शन क्वेश्चंस करते जा रहे हो तो सेक्शन का ध्यान ना रहे, जाके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। सेक्शन बी के कितने हैं, अब देखो आप क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा लिख तो सकते नहीं हो, ठीक है, तो इतना अंडरस्टूड है, पढ़ लेना जाके। वैसे तो दे रखा होता है क्वेश्चन पेपर में ही, सेक्शन ए यहाँ तक है, बी यहाँ तक है, लेकिन इन केस अगर नहीं होता तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है, इवाना नेवर पेड हिड टू हिज मदर्स एडवाइस फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज डेली। यहाँ दे रखा है, इवान जो है उन्होंने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, जब तक उनकी मदर बोलती थी ना कि बेटा डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं सुना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन when he saw his favorite cricketer advocating the importance of regular exercise, he start exercising daily and identify the characteristics of the source that brought about the attitude change। देखो सीधी सी बात है, इवान है, जब तक मम्मी बोलती थी कि बेटा रोज़ एक्सरसाइज करो वो अवॉइड करता था। लेकिन एक दिन उसके फेवरेट क्रिकेटर ने एडवर्टाइज कर दिया कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बेनिफिट्स बता दिए, तो उस दिन से इवान जो है वो एक्सरसाइज करने लगा। तो अगर आप देखें, मम्मी ने जो बात बताई या क्रिकेटर ने जो बात बताई सेम थिंग थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेटर की बात पे इवान एक्ट कर गया और मदर की बात पे उसने एक्ट नहीं किया। तो आप एक तरह से ये देखें कि कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट है, क्योंकि क्रिकेटर एक पर्सनालिटी है, पॉपुलैरिटी है, अट्रैक्टिवनेस है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट कर गई इवान के ऊपर। सो अट्रैक्टिवनेस एंड क्रिएटिबिलिटी, क्योंकि क्रिकेटर जो था उसके पास अट्रैक्टिवनेस थी, उसके पास पॉपुलैरिटी थी, क्रेडिबिलिटी थी, जिस कारण से इवान को लगा कि उन्होंने ये बात कही है तो करनी इम्पॉर्टेंट है। वहीं सेम इम्पॉर्टेंट चीज़ मदर ने कही तो एक्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट है। देखो लिखा हुआ है, एंड जर्नली बेटा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इन केस ऐसा होता है नहीं है तो इंस्ट्रक्शंस में जाके आप देख सकते हैं एंड उसको आपको करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। शामिन इज अ स्पिरिचुअल लीडर who possessed a particular type of intelligence as explained by Howard Gardner. Identify the intelligence and give reason for your answer. So, शामिन एक स्पिरिचुअल लीडर है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई इंटेलिजेंस, एंड उसके हिसाब से अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको रीज़न देना है, ठीक। अब ये ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, है तो आपकी थ्योरी से रिलेटेड, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, केस बेस बना दिया गया, क्योंकि ऐसे सवाल अगर किसी बच्चे को समझ आएंगे ना तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया है। सो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग यहाँ पर लिख कर आओगे, बताइए। शामिन एक स्पिरिचुअल लीडर है जिन्होंने who possess a particular type of intelligence as explained by Howard Gardner, जिस तरीके का हॉवर्ड गार्डनर ने एक्सप्लेन किया है कुछ वैसा सा ही इन्होंने भी बताया। सो रीज़न देना है प्रॉपर एंड अपने आंसर को सपोर्ट करना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी थ्योरी से लिंक करता हुआ है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से लिंक करता हुआ है ये। तो सबसे पहला टास्क यही था कि अगर यहाँ तक पहुँचे तभी तो आगे लिख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप कहें कि प्रीवियस ईयर देखना ज़रूरी है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एक समझ में आए ना कि सवाल क्या पूछ रहा है, तभी तो उसके बारे में कुछ लिख पाओगे। सो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है यहाँ पे। आपको यही करना था, आइडेंटिफाई करना था इंटेलिजेंस कि इन दोनों ने किसके बारे में बात की हुई है। सो एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ऑन फीलिंग, मोटिव एंड डिज़ायर। इंट्रापर्सनल मतलब कि आप ना सामने वाले इंडिविजुअल की फीलिंग को समझ पा रहे हो, उसका बिलीफ, उसका मोटिव, वो क्या करना चाहता है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो,
So this is because Shamin has the knowledge of his internal strength and limitations and uses that knowledge to effectively relate to other. अब क्योंकि शामिन ऐसे थे जिनके पास ये आपका स्ट्रेंथ थी कि जिनसे भी वो मिलते थे उनके अंदर क्या चल रहा है, उनका थिंकिंग क्या है, बिलीव क्या है, उसको वो जान पाते थे, समझ पाते थे. सो सच पीपल आर हाई इन दिस एबिलिटी एंड हैव फाइनर सेंसिबिलिटी रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है. सो अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अगर आप देखें लेंथी होने लगे, क्योंकि आप सेक्शन सी पे हो जहाँ पे आपको हर एक सवाल के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे. तो उस हिसाब से आपको आंसर भी तो लिखना पड़ेगा और 3 मार्क्स के लिए कम से कम आपको 4 से 6 लाइनें जो हैं वो लिखनी ही लिखनी है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Zareen is high in the ability to think analytical and perform well in academics. Zareen की बात करें, Zareen के पास एबिलिटी है टू थिंक एनालिटिकल, वो चीज़ों को एनालिसिस कर सकता है, एनालिटिकली सोच सकता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करता है. सो विद रिस्पेक्ट टू रॉबर्ट स्ट्रेनबर्ग्स थ्योरी, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डज जरीन पोसेस, तो आपको बताना है जरीन के पास किस तरीके की इंटेलिजेंस है एंड इसे एक्सप्लेन भी करना है. अब सोचो कि अगर जरीन सिचुएशन को, कंडीशन को एनालाइज कर सकता है और उसके हिसाब से वो काम कर सकता है और अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो किससे रिलेटेड होगी उसकी इंटेलिजेंस? ऑफ कोर्स आप कहोगे कि चीज़ों को एनालाइज कर पा रहा है. तो इंटेलिजेंस कैसी हो जाएगी? इंटेलिजेंस आप कहेंगे एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, उसे समझ आता है. जैसे हम कहें कुछ बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. अब ये वही बात है कि पढ़ के तो सब जा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है जिसका स्कोर आ रहा है 70 और एक बच्चा है जिसका स्कोर आ रहा है 65. अब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा ना. दोनों की आंसर शीट आपने चेक करी, सभी पे मार्क्स दे रखे हैं, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन 65 क्यों मिले एक और दूसरे को फुल मार्क्स क्यों मिले? थिंग इज रिप्रेजेंट, कैसे क्वेश्चन को लिखा, अप्रोच क्या रखी, कितना टू द पॉइंट लिखा, उस पर भी तो मार्क्स होते हैं. इसी वजह से एक को 70 मिले, एक को 65 मिले. तो बिल्कुल यही केस है जरीन का कि जरीन जो है वो एनालिसिस अच्छा करता है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, तो उसको पता है कि यहाँ पे कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए इस क्वेश्चन में लिखना है, कितना करना है. सो ये इंटेलिजेंस जो है ना, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, मतलब जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि याद कर लिया, सुन के याद कर लिया, देख के याद कर लिया एंड देन उसको इस्तेमाल किया चीज़ों को करने के लिए. सेकंड आता है मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट, जो कि प्लानिंग यानी कि जैसे आपको एग्ज़ाम करने के लिए 3 घंटे का समय मिला है, तो प्लानिंग हो जाए कि सेक्शन ए, बी और सी विद इन 1 आवर तक मैं कंप्लीट कर लूँ. प्लानिंग है, ठीक है. अब किस तरह से करना है आपको सिखाया गया है, जिसने सीखा होगा ऑफ कोर्स वो उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा. एंड थर्ड है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी कि आप इन चीज़ों को एक्चुअली परफॉर्म किस तरीके से करते हैं, ये यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगेन ये चीज़ें जरीन के लिए नहीं, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सवाल पढ़ के समझा, देन उसको अटेम्प्ट किया, एक प्रॉपर वे में लिखा, साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी किया, तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा ही. अगला आता है डिस्क्राइब हेंस जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम. सिंपल है, आपको यहाँ पे सिंड्रोम को एक्सप्लेन करना है, सीधा सा दे रखा है आपको बुक में. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है अडेप्टेशन सिंड्रोम, जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम, 3 बेसिक कंपोनेंट्स यहाँ पे इसके बारे में बताए हुए हैं जो आपको यहाँ पे लिखने. 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं. एक होता है अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एक्सॉशन. अब क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप यहाँ पे अलार्म रिएक्शन को एंड नेक्स्ट जो दे रखा है स्टेज, रेजिस्टेंस एंड एक्सॉशन, इन तीनों को एटलीस्ट 1 to 2 लाइन में एक्सप्लेन करें, तभी आपको ये जो 3 मार्क्स हैं पूरे मिलेंगे. सिर्फ ये 3 लिखने से 3 नंबर नहीं मिलेंगे, इन्हें आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, तभी आप इसमें फुल स्कोर कर पाओगे.
नेक्स्ट देखो, the classification of psychological disorder is important and justify the statement and explain the two classification scheme. देखो, एक थी अमेरिकन अथॉरिटी के थ्रू, एक थी WHO के थ्रू, उसके बारे में आपको बताना है। क्लासिफिकेशन भी बताना है कि कैसे करते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो डायरेक्टली सिलेबस से आया हुआ सवाल है। एंड डिसऑर्डर वाला चैप्टर ये है जिसमें अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। सिम्टम्स वगैरह आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से उस पर्टिकुलर चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। अब देखो, अप्रोच भी पूछी और मैंने आपको बताया 2 अप्रोच हैं यहाँ पे। एक कौन सी है, एक है यहाँ पे अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की अप्रोच, और दूसरी है यहाँ जो WHO ने प्रिपेयर करी थी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल डिसऑर्डर। ये आपको यहाँ डिटेल में मेंशन करनी है। अब देख लो, डिटेल का मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं के ही बारे में लिखने बैठ गए हो, क्योंकि आंसर आपका 3 नंबर का, एटलीस्ट इनके बारे में 2-2 लाइन है तो आपको लिखनी ही चाहिए। और इनसे पहले एक सवाल में क्या था कि इम्पोर्टेंस भी बताइए, था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। पहले आपको बताना है कि इन डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो पहला आ जाएगा, कम्युनिकेट विद ईच अदर अबाउट द डिसऑर्डर, to help in understanding the cause, to know the process involved in development and maintenance, then आप इन्हें आइडेंटिफाई करोगे, अच्छे से इसको लिखोगे, डिस्क्राइब करोगे। तो ये आपको यहाँ पर करना था, और बिल्कुल यही अप्रोच रखना कि सवाल पढ़ के ना समझ आए कि करना क्या है, तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर डी पे, ठीक है। सेक्शन डी, सेक्शन डी में देखो पहला सवाल दे रखा है एंड बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी ना जिसमें जुड़वा भाई दिखाए जाते हैं, रामू श्यामू या कुछ भी ऐसे कोई नाम ले लो, उसी की तरह एक केस दे रखा है जिसपे आपको कमेंट करना है, आंसर लिखना है। सो 2 आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बता रखा है। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब जो आप कहते हैं जुड़वा, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं दिखने में एंड हर एक तरीके से सिमिलैरिटी है, आइडेंटिकल ट्विंस है। दे वर सेपरेटेड अर्ली इन चाइल्डहुड, ये कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल ट्विंस को उनके अर्ली चाइल्डहुड में सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग जगह रख दिया गया। विल दे शो सिमिलैरिटी इन देयर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, आपको बताना है क्या ये आइडेंटिकल ट्विंस जिनको 2 अलग कंडीशंस में रखा गया, एक आप कह सकते हो कि एक आइडेंटिकल ट्विन को जो है, एक आइडेंटिकल ट्विंस में से एक बच्चे को बहुत अच्छी कंडीशंस मिली अपने डेवलपमेंट के लिए, और एक ऐसा है जिसको गरीब परिवार में भेज दिया गया, उसका डेवलपमेंट हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों बच्चे जो आइडेंटिकल ट्विंस है लेकिन डेवलप ग्रो अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट प्लेस पे हुए हैं, तो क्या इनकी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी, इंटेलेक्चुअल लेवल इनका क्या सिमिलर होगा, और अगर होगा तो अपने आंसर को सपोर्ट करिए क्यों होगा। अब सीधी सी बात, इसी क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, उन्होंने खुद बोला आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, जो बिल्कुल जुड़वा हैं, एक जैसे हैं, जिनकी हर एक चीज़ सिमिलर है। सो अगर आप कहें कि जब वो आइडेंटिकल ट्विंस है तो उनकी जो आप कहेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बहुत हद तक मिलता होगा, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स सेम है, उनके पास आप कहें सेम सेट ऑफ जीन्स हैं, हर एक तरीके से बॉडी फंक्शन सिमिलर चलते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि उनकी हेरिडिटी सेम है
तो उनकी इंटेलिजेंस भी सेम होगी। सो एविडेंस क्या आएगा? The evidence for hereditary influence on intelligence comes mainly from sites on twins and adopted children. तो मेजर रोल क्या प्ले करेगा यहाँ पे? हेरिडिटी। ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे आइडेंटिकल ट्विंस की कोरिलेट कर सकती है 0.90 तक, ठीक, एंड आइडेंटिकल ट्विंस की एक दूसरे से अलग हो सकती है, अगर आप एनवायरनमेंट में रखें तो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तब भी कोरिलेट कर रही है 0.72% तक। मतलब कि अलग सिचुएशन में रखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 0.72 हुआ, पहले 0.90 था, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि कहीं ना कहीं मेजर रोल जो है वो हेरिडिटी प्ले करती है, और जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना 0.90 एंड 72 का, ये एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हुआ है, जो कि एक मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ मेजर रोल किसका है? यहाँ मेजर रोल है, आप कहेंगे, हेरिडिटी का। सो एनवायरमेंटल डिप्रिवेशन लोअर्स इंटेलिजेंट। ऑफ कोर्स अगर ग्रोथ के समय में, डेवलपमेंट के समय में एक बच्चा जो गरीब परिवार में गया, उसको जो कमी मिली है, उसको जिस चीज़ का डिप्रिवेशन मिला है, ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस पे इफेक्ट आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो रिच न्यूट्रिशन में रहा, गुड फैमिली में रहा, बैकग्राउंड बढ़िया, सब कुछ अच्छा मिला, तो ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन रोल है ना इंटेलिजेंस का, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का आता है, और हेरिडिटी मेजर रोल प्ले करती है, एनवायरनमेंट कम इम्पैक्ट करता है। सो आप कह सकते हो कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना किसी भी इंडिविजुअल की, वो उसकी हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट की वजह से आती है, जिसमें हेरिडिटी का परसेंटेज ज़्यादा है और एनवायरनमेंट का परसेंटेज कम है। अगला आता है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन दे रखा है, दानिश इज ट्राइंग टू लूज वेट। दानिश जो है वो वेट लूज करना चाहता है ड्यूरिंग द फेस्टिव्स एंड ही मेड श्योर नॉट टू ईट हिज फेवरेट डिजर्ट्स। ठीक है, दानिश को पतला होना है, वेट कम करना है, तो जो त्योहारों का टाइम होता है, फेस्टिव सीजन होता है, उस समय पे वो जितना भी आप कहें स्वीट डिश है उन सबको खाने से अवॉइड करता है, उनसे बचता है। तो आपको एक्सप्लेन करना है एंड आइडेंटिफाई करना है द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ दैट दानिश इज एग्जिबिटिंग, कि दानिश जो है वो क्या कर रहा है, मतलब इसे आप एक कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज में किस कॉन्सेप्ट में बोलोगे, एंड सजेस्ट एनी 3 टेक्निक्स ही कैन अप्लाई टू फर्दर अचीव हिज गोल। और आपको ये भी बताना है कि ऐसे क्या 3 तरीके दानिश यूज़ कर सकता है जिसकी वजह से जो उसका गोल है वेट को कम करना, उसको वो अचीव कर सके। तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं? पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि पतला होना है तो फेस्टिव टाइम पे अच्छी चीज़ें या टेस्टी चीज़ें उसने अवॉइड करी, लेकिन कुछ और भी तो कर सकता था, और आपको इसके साथ 3 वे भी बतानी है जिसके थ्रू वो अपना वेट कम कर सकता था। सो अप्रोच की अगर हम बात करें, दानिश सेल्फ कंट्रोल कर रहा है ना भाई, आपके सामने रखा हुआ है कोई बहुत अच्छी सी मिठाई, लेट्स सपोज काजू कतली, और आप नहीं खा रहे हो, तो कंट्रोल ही तो है। आपके सामने समोसा और आप नहीं खा रहे हो, क्यों? आपका वजन ना बढ़ जाए, सेल्फ कंट्रोल ही तो है जो दानिश परफॉर्म कर रहा है। सो सेल्फ कंट्रोल है और सेल्फ रेगुलेशन है। सो लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। ठीक है, अब अगर आप कहें कि ऐसे 3 तरीके जिससे फर्दर किया जा सकता है, वो वेट अपना काफ़ी हद तक कम कर सकता है, सो इसमें आ जाएगा भाई सबसे पहले अपना बिहेवियर खुद से आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना, ईटिंग हैबिट्स को समझना। सो दिस प्रोवाइड अस विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन that may be used to change, modify and strengthen certain aspects of सेल्फ। लाइक होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं चलते फिरते मुंह में चीनी डाल लेते हैं, तो पहले ये तो समझो कि ये आपको नुकसान कर रही है, ऐसे मत इसे कंज्यूम करें, रिफाइंड शुगर मत कंज्यूम करें। ठीक है, जो शक्कर होती है, खंड होती है, वो ज़्यादा बेटर है, उसको खाना चाहिए। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया कि कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ अपनी ईटिंग हैबिट्स बदली जाएँ। सेकेंड है सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहाँ खुद को इंस्ट्रक्ट करना। लाइक होता है ना कि आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में आप कर सकते हो कि जैसे आज मैं ये चैप्टर ख़त्म करूँगा तभी मैं शाम को कुछ अपनी पसंद का खाऊंगा, रिवॉर्ड सिस्टम है कि पहले आप ये करिए फिर आपको ये मिलेगा, इस तरीके से भी किया जा सकता है। सो वी ऑफ्टन इंस्ट्रक्ट आवर सेल्फ टू डू समथिंग एंड बिहेव एज वी वॉन्ट,
कि हम कुछ ऑफर कर रहे हैं खुद को जिसके बदले में हम वो करवा रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। एंड क्वाइट इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन, और बहुत बढ़िया तरीका है बेटा पढ़ने का। और जैसे कुछ होता है ना कि अब देखो हर एक चैप्टर के बाद बाहर खाने जाओगे तो ऑफ कोर्स वेट कम तो होने से रहा, बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन ना ये कर सकते हो कि हर चैप्टर कंप्लीट होने पे आप 10 रुपये ना ऐड करते चले जाओगे। लेट्स सपोज एक सिलेबस में 16 चैप्टर हैं और हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद आप 10 रुपये ऐड कर रहे हो, फाइनली आपके पास 160 रुपये होंगे। एटलीस्ट जाके शाम को आप मोमोज तो खा के आ ही सकते हो। तो इस तरीके से रेगुलेट कर सकते हो। अब देखो वो 16 चैप्टर पढ़ने में समय लगेगा, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो टाइम पीरियड लगभग चला जाएगा 2 महीने के आसपास का। और 2 महीने में आप एक बार खा रहे हो और इस 2 महीने में आपने उन 16 चैप्टर को भी तो कवर किया, उसको भी तो आप कर पाए, वो भी तो आपके लिए बेनिफिट है। देन आता है सेल्फ रिइंफोर्समेंट इज द थर्ड टेक्निक। रिवॉर्डिंग सिस्टम है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं लिख नहीं रही हूँ आंसर क्योंकि ऑलरेडी हैं, बस आपको सवाल पढ़ के समझ आना चाहिए कि लिखना क्या है। और बेटा स्पीड पे भी थोड़ा ध्यान रखना, 3 घंटे ही हैं और उसी में ही आपको पेपर करना है, तो उस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सो नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द थेरापेटिक रिलेशनशिप इन द प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। देखो 4 मार्क्स का है ना, कम से कम 200 वर्ड लिखने हैं, मतलब अब 15 से 18 लाइन का आंसर आपका ये होना चाहिए। अब यहाँ आपको बताना है कि जो थेरापेटिक रिलेशनशिप है ना वो कैसे होने चाहिए, मतलब एक पेशेंट एंड एक साइकेट्रिक कैसे रिलेशन होने चाहिए इनके आपस में। पहली चीज़ तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि इनके रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होने चाहिए, मतलब कि थेरेपिस्ट जो है और जो पेशेंट है, सिर्फ इनका रिलेशन जब तक रहेगा जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता, उसके बाद थेरेपिस्ट और पेशेंट का कोई भी रिलेशन नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अगला आप कहेंगे कि पेशेंट जो है वो थेरेपिस्ट को लेके ट्रस्ट रखता हो, उसके ऊपर विश्वास करे, तभी तो वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी समस्याएं थेरेपिस्ट को बता पाएगा एंड थेरेपिस्ट उसके अकॉर्डिंग समझ पाएगा कि इस पेशेंट के लिए कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। थेरेपिस्ट एंड पेशेंट के बीच में डीप इमोशनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी ना हो कि थेरेपिस्ट जो है पेशेंट की फीलिंग ही ना समझे, लेकिन डीप इमोशनल कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को दुख हो रहा है तो थेरेपिस्ट को उससे ज़्यादा दुख हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है, एक्सप्लेन करना है, इन्हें लिखना है। ठीक है। सो आंसर देखो, अगेन मैंने आपको बोला था कि आपको कम से कम 15 से 16 लाइनें लिखनी है। अब पॉइंट 6 दिख रहे हैं, लेकिन आपको 3-4 पॉइंट ऐसे भी तो दिख रहे हैं जिसमें 4-4 लाइनें हैं, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक, तो इतना लाइनें आपको लिखना है, पॉइंट में आप 6 लिखिए, आप 8 लिखिए। सो पहला यही है, स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट एंड परमानेंट एंड लास्टिंग रिलेशनशिप। मेजर कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होना चाहिए, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, यानी कि थेरेपी का एक टाइम कि 2 घंटे होगी, ऐसा ना हो 2 की बजाय 6 घंटे चल रही है थेरेपी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ है ट्रस्टिंग एंड कॉन्फिडिंग रिलेशनशिप, पेशेंट बता सके थेरेपिस्ट को कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, अपनी हर एक सिचुएशन ट्रस्ट करके बताई जा सके। So therapist encourage this by being accepting, empathic, genuine, warm to the client and is not judging the client even if the client is rude and confident। like होना चाहिए कि थेरेपिस्ट को समझ आए कि क्लाइंट को उसे ठीक करना है, जज नहीं करना है कि वो रूड है, एटीट्यूड में है, नहीं, ये सब नहीं करना है, उसको ठीक करना है, उसको ट्रीट करना है। देन थेरेपिस्ट हैज़ एम्पैथी, एम्पैथी मतलब कि क्लाइंट की सिचुएशन को समझे, फील करे, लेकिन इतना भी कनेक्टेड ना हो कि सब कुछ भूल के सिचुएशन ही फील कर रहा है थेरेपिस्ट। ठीक है, एम्पैथी होनी चाहिए। जैसे आप कुछ लोग कहते हैं ना कि हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, हम समझ सकते हैं, तो एक्चुअल में समझना एम्पैथी कहलाता है। सो अंडरस्टैंडिंग थिंग फ्रॉम द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझना कि चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं। एम्पैथी एनरिचेस द थेरेपेटिक रिलेशनशिप एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ हीलिंग रिलेशनशिप।
सिक्स्थ है द थेरापेटिक अलायंस ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट द थेरेपिस्ट मस्ट कीप स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंटलिटी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट दे रहा है ना थेरेपिस्ट को अपने बारे में, ये होना चाहिए कि थेरेपिस्ट उसको कॉन्फिडेंटल रखे, उसको किसी को भी डिस्क्लोज ना करे. थेरेपिस्ट मस्ट नॉट एक्सपॉलिएट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थेरेपिस्ट जो है अपने क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्कुल भी ब्रेक ना करे. होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब देखो आगे आपको डिटेल में जाना है, ठीक है. आप आंसर बड़े होते जा रहे हैं, मार्क्स ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आपको करना है. अगला है 4 फ्रेंड्स आर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप अ प्लान फॉर देयर न्यू स्टार्टअप. देखो 4 दोस्त हैं मिलके एक नए स्टार्टअप के लिए प्लान कर रहे हैं. ये वही है जो अधिकतर देखते हो पार्टनरशिप में बिजनेस करना, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है. सो आफ्टर सम इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में कोई इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट हो गया एंड द ग्रुप स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एंड बिकम यूनिफाइड. And now the group is very productive and the group goal is the process of being achieved. So जो group है अब काफ़ी productive हो गया and जो उनका goal था वो भी achieve हो चुका है. So identify the stage of group formation that the group has presently reached and explain the stage that the group has passed through to reach the present stage. और आपको ये भी बताना है कि ग्रुप को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रेजेंट स्टेज तक वो पहुंच सके. सो बेसिकली 4 लोगों ने मिलके काम शुरू करना था, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, देन फिर साथ आए, फिर काम स्टार्ट किया एंड जो गोल उन्हें अचीव करना था वो कर लिया. तो आपको इसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है. सो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इस परफॉर्मिंग स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, पहली चीज़ तो यही थी कि भाई ग्रुप एक अच्छा बनेगा तभी तो काम होगा, तभी गोल अचीव होगा. सो द ग्रुप हैज़ पास थ्रू टकमैन्स डेवलपमेंटल सीक्वेंस, कि कुछ कमियों के साथ ही विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ एंड अच्छे ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. देन यहाँ पे फॉर्मिंग, स्ट्रॉमिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग ये सारी चीज़ें भी करी गई. अब देखो क्योंकि 4 मार्क्स का है, आपको अगेन ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसको एक्सप्लेन करना होगा. एटलीस्ट इनकी पॉइंट्स को ये जो दे रखा है फॉर्मिंग, स्ट्रॉमिंग, इसको एक एक लाइन में फर्दर एक्सप्लेन कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड आपको फुल मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ग्रुप है यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स का, was asked to complete the task of decorating the classroom board, जिन्हें टास्क दिया है कि क्लासरूम बोर्ड को डेकोरेट करना है अच्छे से. So however it was brought to notice of the teacher that not everyone was participating and putting in effort. अब एक नोटिस आता है क्लास टीचर की तरफ से कि सभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सभी जो है वो नहीं आएंगे यहाँ पार्ट करने. So identify and explain the phenomena being described above and give reason why this occur. अब आपको बताना है कि पहले टीचर ने बोला 20 लोग, लेकिन अब टीचर क्या कह रही हैं कि 20 लोग नहीं हैं, उनमें से कुछ ही होंगे. तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कौन सा फिनोमेना लगा कि पहले सभी थे लेकिन अब सिर्फ कुछ लिमिटेड हैं. सो एक तरीके से आप कह सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है, सोशल लोफिंग. अ पार्टिसिपेंट पुट्स इन लेस एफर्ट एज द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. तो बेसिकली यही था कि जो लोग कम एफर्ट्स डाल रहे हैं उन्हें हटा देना और जो मैक्सिमम एफर्ट पुट कर रहे हैं उनको यहाँ पर लगा देना काम करने के लिए. सो ग्रुप मेंबर फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क बीइंग परफॉर्म्ड एंड देयरफॉर एक्सर्ट लेस एफर्ट. अब एफर्ट भी कम लगेगा और टास्क भी जो है वो अच्छे से हो पाएगा. Motivation of member decreases because they realize that their contribution will not be evaluated और एन इंडिविजुअल बेसिस. अब ये भी हो सकता है कि कुछ मेंबर जिन्हें निकाल दिया गया ग्रुप से उनका मोटिवेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है. अब वो अगर डिक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को लग सकता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, शायद इसलिए मैम ने मुझे हटा दिया. द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज़ नॉट टू बी कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स. बेस्ट थिंग यही है कि जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है उसे बाकी से कंपेयर ना किया जाए, बाकी किसी ग्रुप से. सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप ध्यान रख सकते हैं अच्छे से मेंशन करने के लिए. नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप एंड ट्रेड अप्रोच टू पर्सनालिटी, और यह है बेटा सेक्शन सी.
ठीक है, आपको यहाँ पे अलग टाइप और ट्रेड अप्रोच जो है पर्सनालिटी के उसको बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और किन्हीं 4 स्पेशल टाइप की थ्योरीज को यहाँ आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल में। अब देख लो सेक्शन ई पे हो और हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ जाएगा सेक्शन ई में, तो कितना ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना है एंड अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देना है हर एक के बारे में। सो डिफ्रेंशिएट करना है टाइप और ट्रेड अप्रोच पर्सनालिटी के बीच में, और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी से रिलेटेड थ्योरी तो यहाँ 6 मार्क्स में दे दी, यानी 4 पूछ लिया ना, ये आपको ना सेक्शन बी में, सी में भी मिल सकती हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। सो देखो यहाँ पे ये सारी अप्रोच जो है वो डिटेल में करी हुई है, ठीक है। अब टाइप की बात करें, ये आंसर करता है अप्रोच पूरी तरह से समझाने का ह्यूमन पर्सनालिटी, कुछ पर्टिकुलर आप कह सकते हैं बोर्ड पैटर्न्स का यूज़ करके जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं, बिहेवियर वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें ना, हमारे पास बेसिकली अगर आप देखें, ट्रेड अप्रोच फोकस करती है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे, along which individuals tend to differ in consistent and stable way। अब टाइप अप्रोच की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, चरक संहिता, शेल्डन, जोंग एंड यहाँ पे रोजनमैन, ये सारी डिटेल में, कोई 4 डिटेल में आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है। अब देखो क्या क्या होती हैं, अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठे तो ये लेक्चर चला जाएगा बहुत लंबा, और अभी आपको आगे और भी चीज़ें सिखानी है, सेक्शन एफ के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि इतना तो किया होगा, क्योंकि इनिशियल चैप्टर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले से क्वेश्चन है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, अच्छे से आपने पढ़ ही रखा होगा। नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी। अगेन देख लो क्वेश्चन आ गया पर्सनालिटी वाले चैप्टर से। एंड व्हाट डिड मैस्लो मीन्स बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपको ये बताना है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। सो प्रॉपर करना है, अच्छे से इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो सीधा सीधा है कि आपने पढ़ा हुआ है, आपको समझ आया, सवाल स्ट्रेट क्वेश्चन था, देखो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देते, सीधा पूछते हैं कि ये है और ये आपको बताना है, तो समझ आ गया और लिखना शुरू कर दो इसके बारे में। और क्योंकि 6 मार्क्स में है तो लिखोगे भी कम से कम 20 से 22 लाइन तक का तो आपने लिखना ही लिखना है। सो ह्यूमन बींग्स, अगर आप देखें ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है वो बेसिकली यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएट टेंडेंसी और पर्सनल ग्रोथ, इन सब चीज़ों को यूज़ करके कैसे पर्सनल ग्रोथ हो इसके बारे में बात करता है। सो ह्यूमन बीइंग फुल्ली फंक्शनिंग होना चाहिए भाई, साइकोलॉजिकल हेल्दी पर्सन होगा तभी तो अच्छे से काम करेगा, तभी अपनी लाइफ में भी सक्सेस हो पाएगा। देन आते हैं रॉजर्स ने, जिसने डिस्पेरेंसी बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ के बीच में माल एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट के बारे में बात किया था। मतलब ये है कि आप खुद को कैसे देखते हो और किसी सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसे करते हो। जैसे एक इंडिविजुअल है जो मानता है ऐसा है कि भाई वो हमेशा सच बोलता है, लेकिन किसी सिचुएशन में पढ़ने पे वो सच को थोड़ा एडजस्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल सेल्फ और रियल सेल्फ में फ़र्क। देन 2 बेसिक अजम्पशन बताए थे ह्यूमंस के बारे में कि एक गोल ओरिएंटेड होते हैं, और सेकंड कहा गया था पीपल चूज अडेप्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। देन था ह्यूमन बीइंग, ऑल ह्यूमन बीइंग नीड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, अटेनमेंट, ये सब आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। एंड देन आता है स्टेट वेयर पीपल हैव रीच देयर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल, जहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जाता है, अपने ऊपर काम करते हुए खुद को वो बेस्ट डेवलप करता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन बीइंग आर फ्री टू शेप देयर लाइव्स एंड टू सेल्फ एक्चुअलाइज। इनके हिसाब से था कि ह्यूमन बीइंग जो है किसी भी स्टेज से अगर खुद को बदलने के स्टार्ट करता है तो वो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, एंड एक्चुअल में जिस तरीके की लाइफ वो चाहते हैं वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि मेहनत करनी पड़ेगी, जो आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको बदलना होगा। सो नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस गो थ्रू एंजाइटी एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ। देखो ये ऐसी चीज़ है, आप हैं, मैं हूँ, हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे एंजाइटी फील होती ही होती है। एट वॉट स्टेज डज एंजाइटी बिकम डिसऑर्डर। अब आपको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है
कि कौन सी स्टेज है जब एंजाइटी को हम एक डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं और एक्सप्लेन करने हैं वेरियस टाइप। अगेन सिंपल क्वेश्चन, डिसऑर्डर से रिलेटेड है, एंजाइटी से, एंजाइटी के टाइप्स वगैरह आपको हर एक चीज़ बतानी है, तो ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये ऐसा है कि आता है तो ही अटेम्प्ट होगा, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, सिंपल है। सो एंजाइटी जनरली क्या होता है कि आप लाइक अनप्लीजेंट है, आपको डर लग रहा है, आपको स्वेटिंग होने लगी है, सब एंजाइटी में आएगा। लेकिन जब होता है ना कि हर छोटी चीज़ पे परेशान होने लग जाओ, हर छोटी प्रॉब्लम पे आप टेंशन लेने लगे एंड इंटरफेयर हो जाए, जहाँ पे लाइक होता है ना, जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपके पास एक ब्लू पेन है, एक ब्लैक पेन है, लेकिन आपको एंजाइटी हो रही है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा ब्लू पेन नहीं है, अगर मेरा ये पेन ख़त्म हो गया क्या करूँगा, ठीक है। इस तरीके की अननेसेसरी चीज़ों पे भी एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक। तो टाइप इसमें आते हैं, एक आता है जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एक्सप्लेन करना है अगेन। एक आता है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें हम कहते हैं कि पैनिक अटैक भी आते हैं, सडनली बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना। देन फोबिया, डर लगने लगना, एंड देन आता है सेड। अब आपको इन सभी के सिम्टम्स भी एक्सप्लेन करने हैं, डिटेल में आपको समझाना है एंड बताना भी है। सो डिफरेंट साइकोलॉजिकल मॉडल यूज़ करने हैं आपको ताकि आप एक्सप्लेन करें मेंटल डिसऑर्डर। अब आप देखो कि डिसऑर्डर वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर में इतना सब कुछ क्वेश्चन वहाँ से दे रखा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, वहाँ से तो क्वेश्चन यहाँ पुटअप होंगे ही होंगे। सो डिफरेंट साइकोलॉजिकल मॉडल्स आपको यूज़ करने हैं ताकि आप मेंटल डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकें, इससे समझा सकें। सो साइकोलॉजिकल मॉडल्स बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ जर्नल हैं, जैसे साइकोडायनेमिक मॉडल, ठीक है। देन आता है आपका बिहेवियर मॉडल, देन कॉग्निटिव मॉडल एंड ह्यूमनिस्टिक एक्सटर्नलियल मॉडल। आपको ये सारे मॉडल्स के बारे में बताना है, एक्सटेंशियल मॉडल, ठीक है। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करने, अगेन पढ़े हैं, आते हैं तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सो साइकोडायनेमिक मॉडल ये क्या है, forces within the person not consequently aware determine behavior. Three central forces like dynamic, needs, drives, impulse and rational thinking. Rational thinking मतलब ईगो आप कह सकते हो, सोच समझ के काम करना, ठीक है, पूरा एक सोचा समझा स्टेप, एंड मोरल स्टैंडर्ड सब आ जाएगा, सुपर ईगो। देन बिहेवियर मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा कि आप माल अडेप्टिव वे क्या है, कैसे बिहेव कर रहे हो, एंड कंडीशंस के हिसाब से आप सीख रहे हो कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। कॉग्निटिव मॉडल्स की बात करें, लॉजिक, इलॉजिकल वे एंड ओवर जर्नलाइजेशन, खुद से ही क्रिएट कर लेना। सो ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है, और बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में ना यही है, अगर आपको याद है तभी आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको याद होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन। और कहाँ से कवर करोगे, प्रीवियस ईयर से कवर करोगे, पिछला पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पढ़ लो, बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन एफ। अब देखो सेक्शन एफ में क्या दे रखा है, सेक्शन एफ में दे रखा है केस। अब इसे पूरा पढ़ोगे तब आप यहाँ पे अच्छे से आंसर कर पाओगे। अब ये ना बिल्कुल वही है कि अगर समझ रहे हो पढ़ के तभी अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, मुश्किल होगी। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को करने के लिए पैराग्राफ पढ़ोगे, और इसके लिए ना आधा घंटा बचा के चलना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। आंसर लिखने में समय नहीं लगेगा, आंसर लिखना क्या है ये ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो पैराग्राफ पढ़ना है एंड देन आपको आंसर करना है। सो अब अगर आप देखें, ये देखो ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, प्लीज हैसल मी एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्ट्रेस बीइंग रेफर्ड टू हेयर। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको ये लिखना है कि किस तरीके के स्ट्रेस के बारे में ये पैराग्राफ जो है आपको बता रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखो यहाँ पे जो पैराग्राफ है ये यू स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है। अब इसे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद ही पढ़ के समझना है। ये पैराग्राफ यू स्ट्रेस के बारे में, मतलब एक अच्छे स्ट्रेस के बारे में दे रखा है जो कि आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। यू स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस होता है, डिस स्ट्रेस जो है वो बैड स्ट्रेस होता है। तो यू स्ट्रेस के बारे में ये पैराग्राफ जो है वो दिया हुआ है, तो ये जब पढ़ोगे ना तभी आप समझ पाओगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, अगला है, यहाँ पे आपको बताना है
सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी टू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट द राइटर कुड यूज़। अब राइटर ने ना यहाँ पे टेक्निक भी इस्तेमाल कर रखी है कि किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है स्ट्रेस को, और कैसे उस स्ट्रेस को ही एज अ मोटिवेशन यूज़ करके आप बेटर रिजल्ट ला सकते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक। तो ये भी गिवन है, ये आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखनी है, जिसमें आ जाएगी आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक, पैराग्राफ में गिवन है मेडिटेशन, बायोफीडबैक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक एंड एक्सरसाइज। तो देखो ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है या नहीं हो पाएगा, पैराग्राफ आसान होते हैं, एक बारी पढ़ लोगे अच्छे से आंसर कर पाओगे, बस सिलेक्शन करना है कि लिखना क्या है और उसी के ही मार्क्स हैं, ठीक है। देन देखो अगला पैराग्राफ दे रखा है, ये पैराग्राफ आप पूरा पढ़ोगे, देन क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो 1 मार्क का है तो 1 लाइन, 2 मार्क का है तो 3 लाइन, 1 मार्क का है तो 1 लाइन लिखोगे, 1 से 1.5 लाइन, और 2 मार्क का दे रखा है तो मिनिमम 3 लाइन आप लिखोगे। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रेजुडिस विच लीड्स स्टूडेंट टू परफॉर्म पुअरली। यहाँ पे इस पैराग्राफ में मेंशन कर रखा है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट पुअरली परफॉर्म करते हैं। पढ़ोगे देन सिंपल आपको मेंशन करना है यहाँ पे, जैसे सेल्फ फुलफिलिंग एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है ना, कि लाइक अपने आप को लग रहा है कि हमने सफिशेंट किया तो सफिशेंट है, हो सकता है वो नहीं है सफिशेंट, आपको और ज़्यादा करने की नीड है, तो इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो 2 मार्क का है, तो 2 मार्क के क्वेश्चन में उस हिसाब से आप आंसर लिखेंगे, कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए। सो एक्सप्लेन द कॉग्निटिव एंड बिहेवियर कंपोनेंट ऑफ टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स इन द स्टडी। ठीक, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में गिवन है कि टीचर्स एटीट्यूड क्या होने चाहिए, जो कि पर्टिकुलर इस पैराग्राफ में मेंशन है, वही आपको सेलेक्ट करना है, उस आंसर को आपने मिनिमम 3 लाइन के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये था यहाँ तक। एंड इसके अलावा बात करें एक और देख लो यहाँ पे, जैसे यही जो क्वेश्चन है ना, इसी का ही आंसर दे रखा है, जैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, टीचर्स एक्सपेक्टेशन, बिलीव दैट स्टूडेंट हाईली इंटेलिजेंट कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, बिहेवियर कंपोनेंट टीचर के, तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा नहीं था सिलेबस से बाहर, ये सब कुछ इस पैराग्राफ में था। बस ये लेक्चर इतना लंबा हो गया है कि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को पढ़ा नहीं है, अदरवाइज़ क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये आपको बताया है। पैराग्राफ इजी आते हैं, केस बेस्ड आते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ये था आपका पूरा सैम्पल पेपर, जहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है। देखो पूरे सैम्पल पेपर में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, बस जो आपको ध्यान रखना है वो मेन है आपके इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आपको इसी चीज़ पे ध्यान रखना है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन में है और कितना मार्क्स वो कैरी करता है, आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है। एंड अपनी थोड़ी राइटिंग स्पीड अच्छी रखना, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना, ताकि आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, एंड होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड घबराना बिल्कुल भी मत, अच्छे से अटेम्प्ट करना, एंड किसी क्वेश्चन में अगर अटकते हो तो छोड़ देना उसे, फिर वापस करना। टाइम वेस्ट मत करना कि मुझे ये क्वेश्चन आता है लेकिन याद नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट पे नहीं बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जो आता है अच्छे से, पेपर पहले वो सॉल्व करना जो आपको अच्छे से आता है, देन आप उसको यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे जो आपको नहीं आता है। सोचने में, याद करने में टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, एंड अपना मैक्सिमम देकर आना है। आपने पढ़ाई की है, आप तैयार हैं, इस चीज़ का यकीन रखना है, अच्छे से प्रिपेयर आपने किया है, बस वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट देखना ताकि स्कोर भी आपका अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।